प्रसाद जी को सुन रहा था तो उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि मुझे गांधी का कांग्रेस चाहिए। तो मैं आज आपसे उसी खिस्से पर बात करूंगा कि आखिर प्रसाद जी गांधी के किस कांग्रेस को तलाश रहे हैं और वो कांग्रेस कैसा था, ये जानना नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी इजाजत है? बिल्कुल। चलिए मित्रों, मैं आपको गांधी की लिखी हुई एक दो बात बताकर गांधी के बारे में बात रखूंगा। गांधी लिखते हैं कि मेरे बाद गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, हम लोग बोलचाल में बहुत प्रयोग करते हैं गांधीवाद गांधीवाद, हमारे बड़े बड़े लोग भी करते हैं। गांधी लिखते हैं कि मेरे बाद गांधीवाद नाम का कोई चीज नहीं होगा। मेरा अपना कोई विचार नहीं है। ये गांधी के शब्द हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है वो हजारों साल से हमारे पुरखों ने जो कुछ कहा है उसमें से जो मुझे सही लगता है वो मैंने आपके सामने रखा है। आपको पूरी आजादी है कि आप इसे स्वीकार कर लें, इसमें कुछ जोर और घटाव कर दें या पूरी तरह से इनकार कर दें। ये गांधी के वाक्य हैं। अब गांधी अपने हजारों साल के पुरखों को सामने रख रहे हैं। पुरखों ने क्या कहा, एक दो छोटी छोटी बात हम लोग रोज दोहराते हैं इसको। हमारे पुरखों ने कहा कि इतने जो पुराण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। व्यास जी से पूछा गया कि भाई इसमें से मुख्य बात क्या है। व्यास कहते हैं अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में से व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास के दो ही वचन महत्वपूर्ण हैं। क्या है वचन? कहते परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिगम। दूसरे का उपकार करना पुण्य का काम है, दूसरे का अपकार करना, अनिहित करना पाप है। यही मूल्यबोध गांधी को, उस गांधी को मैं जानबूझकर आपको सुना रहा हूं, उनकी लिखी हुई किताब में वर्णित है। नौजवान दोस्तों को जब भी मौका लगे, उनकी एक किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग उर्फ आत्मकथा, उसको पढ़ना चाहिए। और याद रखिए, उस आत्मकथा में 1935 तक की ही बातें लिखी हुई हैं। 1935 के बाद के का जो गांधी है वो आत्मकथा में नहीं है। अगर उसको जानना हो तो उनके एक प्रिय सखा ने किताब लिखी है, 4 इसमें मोटी मोटी किताब है, 4 अंक में। उनका नाम है प्यारेलाल और किताब का नाम है पूर्णाहुति। ताली छोड़ दीजिए, इसको जानकारी की चीज है, इसको जानने की चीज है। ये कुछ सूचना मैंने आपको दी, इसलिए गांधी को समझते समय अगर आप इस रूप से बात शुरू करेंगे कि गांधी बड़े महान थे, आप उसी प्यालों में अगर फंसे रहेंगे तो आप गांधी को पकड़ नहीं पाएंगे। तब गांधी आपके लिए चित्र की चीज हो जाएगी, चित्त में गांधी नहीं उतरेगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि गांधी को चित्र से उतारकर चित्त में लाइए, दिल में लाइए, गांधी का काम हो जाएगा। हमारा गांधी अपना गांधी
बचपन में एक दिन सिगरेट पी लेता है। हमारा गांधी बचपन में एक दिन पिता के जेब से 1 रुपये की चोरी कर लेता है। हमारा गांधी बचपन में एक दिन मांस खा लेता है। इतना कुछ गांधी के नजर में गलत काम था। क्या वो गांधी आत्महत्या कर लेता है? नहीं, वो गांधी इसको स्वीकार करता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि गलतियां होंगी, हमसे, आपसे, सबसे होगी। हम मनुष्य हैं तो गलतियां होंगी। करना केवल ये है, क्या इन गलतियों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम गांधी के रास्ते पर। अगर गलतियों को छिपाने का काम हम कर रहे हैं तो हम गांधी की भजन गाते हुए भी गांधी के रास्ते पर नहीं। ये जरूरी सूचना मैंने दिया आपको। हम सबको अपने गांधी को अपना पुरखा मानकर, अपने तरह का आदमी मानकर बढ़ना चाहिए। मेरा अपना अनुमान है कि आज जो हमारे युवा दोस्त लोग हैं वो मेरे गांधी से कम दुर्बलताओं के शिकार हैं। हमारा गांधी कई दुर्बलताओं का शिकार हो गया था। एक दिन एक मित्र के चक्कर में इंग्लैंड में हमारा गांधी वैश्यालय चला गया था, लेकिन उनको लगा कि गलत जगह आ गए तो वो वहां से वापस आए। और इसको गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा। ये एक प्रश्न इसलिए किया। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। गांधी का कांग्रेस। एक स्पष्टता के साथ हम सबको इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी गांधी को बापू कहती थी, राष्ट्रपिता कहता था, वो कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से गांधी को मानता था। ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ढेर सारे लोग थे जो गांधी से चिढ़ते थे, नापसंद करते थे, गांधी की आलोचना भी होती थी। लेकिन अपना गांधी लगातार इस प्रयास में लगा रहा। कौन गांधी? ये समझना जरूरी है। वह गांधी जो 1935 के बाद कांग्रेस का मेंबर नहीं बना, सदस्यता छोड़ दी उन्होंने कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस को ये हिम्मत नहीं हो पाई को ये कह सके कि हम गांधी को नेता नहीं मानते। गांधी जो उसका सदस्य तक नहीं था, उस गांधी को नेता मानने की मजबूरी पैदा किया, गांधी ने पैदा किया। वही गांधी हमारा नायक बना। बात यहां से शुरू करेंगे। गांधी इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौट आए हैं। उन्होंने लिखा है, 2-3 व्यक्ति को उन्होंने अपना गुरु माना है। एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक, आप सबने नाम सुना होगा। और दूसरे का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और तीसरे का नाम था रॉय रामचंद्र। रामचंद्र से उन्होंने जीवन दर्शन सीखा। भारत आए, गोखले से उन्होंने राजनीति सीखी, और तिलक से उन्होंने देशभक्ति सीखा। गांधी आए, नाम उनका हो गया था देश में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में काम किया था उन्होंने। लोग जानने लगे थे गांधी को, लेकिन गांधी को कोई नेता वगैरह नहीं मानते थे। गोखले जी के सलाह पर गांधी 1 साल तक देश में घूमते रहे। कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, सारा इंतजाम गोखले जी ने किया। कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था कोलकाता में। उस अधिवेशन के लिए गोखले जी की चिट्ठी लेकर गांधी गए, सिफारसी चिट्ठी कि भाई गांधी जा रहे हैं, इसको कांग्रेस में समय दीजिएगा, जगह दीजिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी गांधी से कहते हैं कि गांधी देखो, मैं देश के काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि कुर्ते का बटन नहीं लगा पाता हूं। गांधी मुस्कुरा कर बटन लगाते हैं। गांधी पूछते हैं कि मेरे लिए क्या काम है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि काम तो कुछ है नहीं, हाँ एक काम है, बाहर से जो लोग आते हैं उसका नाम पता लिख लिया करो। हमको उम्मीद है कि विवेक जी ने यहाँ भी कुछ लोगों को नाम पता लिखने का जिम्मेदारी दिया है। ये आपके गांधी ने किया था, नाम पता लिखो, हो गया। उसी अधिवेशन में 7 दिन के बाद, 7 दिन चला वो अधिवेशन, गांधी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा कि सफाई कीजिए, ये देश का काम। इस गांधी को जानना है, उस गांधी के कांग्रेस को समझना है। क्या घटना थी, क्यों झाड़ू पकड़ा दिया? उस जमाने में जो कांग्रेस के नेता लोग होते थे उनका इसी तरह से टेंट लगता था। ऐसा नहीं रहा होगा, उस जमाने के हिसाब से रहा होगा। अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग टेंट में सोते थे। खाते समय खाना खाते कम थे, बर्बाद ज्यादा करते थे। तो गांधी ने एक दिन अपना गमछा बिछा दिया और कहा कि जितने जूठे हैं वो इस पर डालते जाइए। पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं? बोले देश में भूखमरी है, अकाल का वातावरण है, कम से कम मैं अपने हिस्से का अनाज को बचा लूंगा, मैं यही जूठा खाऊंगा। और वहां से कांग्रेस बदला। कांग्रेस थी नहीं वैसी, गांधी ने देश के हिसाब से कांग्रेस को बनाया। ये मैंने एक घटना आपको बताई। और उसके बाद गांधी को लोगों ने सुना। मित्रों, लंबी कथा होगी, फिर कभी बताएंगे। आज आपके लिए जो बताना जरूरी है वो ये बता रहा हूं, अपना देश आजाद हुआ। आज भी तकलीफ होती है जब विभाजन की कथा सुनते हैं। हम अभागे लोग थे कि अपना भारत बट गया, उसका दर्द है, लेकिन बंटवारा एक सच्चाई है, उसको कबूल करना ही पड़ेगा। आज हम बटे हुए एक सच्चाई है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। आजादी की लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। हत्या से पहले गांधी एक पत्र लिखते हैं, नेहरू जी के नाम से लिखते हैं। पत्र आज भी सुरक्षित है। किसी खोजी साथी को जरूरत हो तो दिल्ली के नेहरू म्यूजियम में वो पत्र रखा हुआ है। जी, लंबी चिट्ठी है। शुरुआत कहां से हुआ है? गांधी लिखते हैं कि चिरंजीवी जवाहर, अब वो समय आ गया है जब मैं देश को बता सकूं कि हमारे तुम्हारे बीच मतभेद हैं और उन मतभेद की बिंदु की चर्चा हुई है। वो देखने लायक चीज है। किसी भी बौद्धिक साथी को जरूर पढ़ना चाहिए इसको, कि वो क्या दर्द था। गांधी घोषणा करते हैं हत्या से पूर्व कि मैं 100 साल जीना चाहता हूं ताकि भारत माता की सेवा कर सकूं। वही गांधी कहते हैं देश विभाजन के बाद
कहते हैं कि मैं 100 साल जीना चाहता था, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूं। इस पीड़ा को समझने की जरूरत है। जिसे देश ने राष्ट्रपिता कहा, जिसने भारत को माता मानकर सेवा की, वो व्यक्ति अब जीना नहीं चाहता था, तब जबकि देश आजाद हुआ था। क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ। ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग आज देश में बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, कि गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया। गांधी ने बंटवारा नहीं किया देश का। तथ्य गलत बताया जा रहा है। जो प्रमाण मौजूद है, वो प्रमाण इस बात के सबूत हैं कि गांधी को बंटवारे की सूचना चौंकेंगे गया। जो राष्ट्रपिता था, कांग्रेस का सर्वोच्च नायक था, उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि बंटवारे के कागज पर जीना और पंडित जी के हस्ताक्षर हो गए। और यह बात उनको लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया। कितनी दर्द हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी गांधी को। और उस पीड़ा में गांधी कहता है कि मैं अब मरना चाहता हूं। मित्रों, एक ये सूचना थी आपके लिए। गांधी से मिलने 3 लोग आते हैं। पंडित जवाहरलाल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी सोए हुए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कह रखा था उन्होंने कि आज मुझे सोने दो, कोई डिस्टर्ब ना करे। 3 बार लौट गए ये लोग, लोहिया ने मिलने नहीं दिया। चौथी बार आ गए। लोहिया लिखे हैं कि उनको लगा कि देश के इतने बड़े बड़े नेता 3 बार लौट चुके हैं, इनका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, अब बापू को डिस्टर्ब करना चाहिए। बापू को जगाया गया लोहिया के द्वारा। बापू से मिले हैं, लोहिया मौजूद हैं। बापू ने केवल एक शब्द पूछा है उनसे कि देश का बंटवारा हो गया, अब ये बता दो केवल कि देश को चलाओगे कैसे। पंडित जी ने 1 मिनट भी गंवाए बगैर कहा कि अंग्रेजों ने जिस रास्ते पर देश को चलाया है आज तक, मैं उसी रास्ते पर देश को चलाऊंगा। आज देश जिस रास्ते पर चल रहा है, वो अंग्रेजों के बनाए गए रास्ते हैं। इसलिए आजादी के बाद देश गांधी के रास्ते पर चला है। अगर कोई बोलता है वो या तो मूर्ख है या बहुत भारी धूर्त है, झूठ बोलता है। मित्रों, 2 इंटरव्यू हुआ है। एक इंटरव्यू उस समय के बड़े उद्योगपति बिरला जी ने लिया है, गांधी का इंटरव्यू। पूछा है बिरला ने कि बापू देश आजाद हो गया, अब आप क्या करेंगे। गांधी कहते हैं कि अब मैं तुमसे लड़ूंगा। ये तस्वीरें भी मौजूद हैं। बिरला कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में आपने किसानों को, मजदूरों को शामिल किया है, उनके लिए आपका क्या संदेश है। बापू कहते हैं कि मैं किसानों से कहूंगा कि जो पड़ती पड़ी जमीनें हैं वो मजदूरों को दिखा दें, ताकि मजदूरों को जमीन पर कब्जा करने में सहूलियत हो। बिरला कहते हैं कि इससे हिंसा हो सकती है। बापू कहते हैं हाँ, 10-15 दिन फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो गांधी की अहिंसा को भी समझते समय सावधानी से समझने की जरूरत है। गांधी की अहिंसा वो अहिंसा नहीं है कि हाथी पर चढ़कर, नाक में मास्क लगाकर हम चले जा रहे हैं, ये कहते हुए कि मास्क मैंने इसलिए लगाया है कि नाक में घुस के कीटाणु न मर जाए।
हाथी के पैरों तले हजारों कीटाणु मरते रहे। गांधी उस अहिंसा के पुजारी नहीं थे। गांधी की अहिंसा का एक उदाहरण है, कस्तूरबा गई हैं महिलाओं का नेतृत्व लेकर, प्रतिनिधिमंडल लेकर बापू से चर्चा करने कि बलात्कार के समय महिलाओं को क्या करना चाहिए। गांधी कहते हैं कि बलात्कार के समय महिलाओं को पुरुष का सहयोग नहीं करना चाहिए। महिलाएं नाराज हो गई कि कौन महिला सहयोग करती है। बापू फिर कहते हैं कि बलात्कारी का विरोध करना चाहिए। फिर महिलाओं ने पूछा कि महिलाएं कमजोर होती हैं, कैसे विरोध करेंगे। बापू कहते हैं कि उनके पास जो प्राकृतिक औजार है, हाथ है, पैर है, नाखून है, दांत है, उससे बलात्कारी का मुकाबला करना चाहिए। महिलाएं फिर कहती हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, नहीं मुकाबला कर सकेगी। बापू कहते हैं कि आस पास में जो औजार उपलब्ध हो, शब्द आप सुन लें, हथियार शब्द नहीं है, औजार शब्द है। क्या होगा घर में औजार? कुछ कचिया होंगे, कुछ खुरपी होंगे, कुछ बैठी होंगे, सब्जी काटने वाले चाकू होंगे, और क्या होंगे। कहते हैं कि जो औजार उपलब्ध है उस औजार से बलात्कारी को काट देना चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि यह तो हिंसा होगी। बापू कहते हैं कि इससे बड़ी अहिंसा कुछ नहीं। हमारा गांधी बहादुरी की अहिंसा चाहता है, और वो साफ साफ लिखता है कि हिंसा और कायरता में अगर चुनाव करना होगा तो मैं हिंसा का वर्ण करूंगा, कायरता का वर्ण नहीं करूंगा। ये जो एसेंस है, ये जो तत्व है, वो भरना चाहते थे गांधी कांग्रेस में, और अपने समय में यही कोशिश उन्होंने की। मित्रों, एक साक्षात्कार और हुआ है। वो ये हुआ है कि दुनिया के एक बड़े पत्रकार ने इंटरव्यू लिया है गांधी से, अहमदाबाद में लिया है। उस दिन गांधी उपवास पर हैं और मौन पर हैं, इसलिए सारे उपवास के तथ्य इंटरव्यू के कागजात मौजूद हैं। प्रश्न भी लिखा हुआ है लुई फिशर के हैंडराइटिंग में, उत्तर लिखा हुआ है गांधी के हैंडराइटिंग में। 28 प्रश्नों की चर्चा है। अंतिम में लुई फिशर पूछते हैं कि बापू, इन 28 में से आप कौन सा काम पहले हाथ में लेंगे। अब विवेक जी वगैरह तो अंग्रेजी वाले साथी हैं हमारे, मदद करेंगे। वो लिखते हैं 28वें पॉइंट पर, टेकिंग पार्लियामेंट टू मार्च अप ऑन द रोड। संसद को हाथ में लेंगे और सड़क पर उतरेंगे। क्यों उतरेंगे? कहते कि स्वराज के लिए उतरेंगे। आज चुनौती है। ये जो बर्बर और गोराई संसद है, विधानसभाएं हैं, उसको लगाम लगाने की तैयारी जिसको करने आप सबको पर उतरे हैं, ये स्वराज का काम है। क्योंकि अगर लगाम नहीं लगेगा तो स्वराज जमीन पर नहीं उतरेगा। मित्रों, गांधी ये समझ चुके थे कि देश को जिस रास्ते पर ले जाना है उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, उनके अपने प्रिय चेले भी तैयार नहीं हैं। गांधी ने लंबे समय बाद एक चिट्ठी लिखी है, अपने 450 मित्रों को लिखी है। मैं उस पीड़ा को आपके काम से जोड़ना चाहता हूं।
मुझे मालूम है यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं और हमारे अगवा साथी प्रसाद किशोर जी भी, अगर वो चिट्ठी लिख देंगे तो 10-20 राजनेता जरूर यहाँ आ जाएंगे। चिट्ठी नहीं लिखा गांधी ने, अपने आप के हमारे जैसे जो साथी उस समय लगे थे काम में, रचनात्मक काम में। कोई खादी भंडार में लगा था, कोई कस्तूरबा ट्रस्ट में लगा हुआ था, कोई अच्छे तोड़धार के काम में लगा हुआ था। ऐसे 450 मित्रों को चिट्ठी लिखा है और 1948 के अप्रैल महीने में वर्धा में एक बैठक बुलाई। किस विषय पर बात करना है यह भी लिखा हुआ है, लेकिन उस बैठक के पहले 30 जनवरी 1948 को गांधी को हमसे छीन लिया गया। एक पागल व्यक्ति ने दुनिया की नजर में हमारा सर झुका दिया। मित्रों जरा साथ रहें। मैंने आपको बताया कि 450 साथियों को, विश्वस्त साथियों को चिट्ठी लिखी गई। एकदम यकीन मानिए, हमारे आपके जैसे लोगों को प्रसाद जी ने बुलाया है, बड़े नामधारी लोगों को नहीं बुलाया है। ऐसे ही मित्रों को लिखा गांधी ने चिट्ठी कि अप्रैल महीने में जुटना है और तय कर दिया कि किस विषय पर बात करनी है। बात करने का मुख्य विषय था स्वराज। स्वराज यानी अपने मन का राज्य। मैं आज जरा पोल खोल देता हूं स्वराज का। जनता के मन का राज्य, लोगों के मन का राज्य, यह स्वराज्य था गांधी का। उस पर विचार करना। गांधी चले गए। आप सोच रहे होंगे कि बैठक नहीं हुई होगी। बैठक हुई, लेकिन लोग बदल गए। जिनको निमंत्रण गांधी ने नहीं भेजा था वो भी चले गए मीटिंग में। सब लोग जुटे। निमंत्रण जिनको नहीं दिया था उसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जिनको नहीं बुलाया था गांधी। वहां गांधी के एक शिष्य थे शंकरलाल बैंकर। उन्होंने कहा मीटिंग में कि एजेंडे की बात हो रही है, गांधी तो चिट्ठी में एजेंडा लिखकर गए हैं, उस पर बात करिए। एजेंडे पर बात नहीं हुई। बात इस पर हुई कि बापू के काम को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या काम है बापू का, इस पर बात नहीं हुई। फैसला क्या हुआ? अपने उद्बोधन में माननीय पंडित जवाहरलाल जी ने कहा कि बापू अब नहीं है, एशिया का रोशनी गुम हो गया है। उनकी गैर मौजूदगी में गांधी के आध्यात्मिक विचारों का उत्तराधिकारी विनोबा जी होंगे। जैसे भोज में हम कहते हैं कि भाई रसगुल्ला उनके पत्ता में दे दो, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं विजय बाबू के पत्ते में दे दो। ऐसा ही हुआ। पंडित जी ने कहा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा होंगे, और विनोबा जी ने कहा कि राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल जी। ये घटना हुई। देश आजादी के बाद जिस रास्ते पर चला है वो रास्ता गांधी का नहीं है। हालत यह है कि आजकल कलेक्टर वगैरह भी हम लोगों को बुलाकर कहते हैं कि हम लोग ग्राम स्वराज्य के लिए काम कर रहे हैं। मैं हंस देता हूं, क्योंकि ग्राम स्वराज की पहली कसौटी है कि ना कोई मालिक होगा, ना कोई मजदूर होगा, ना कोई हाकिम होगा, ना कोई हुकाम होगा। हाकिम कह रहे हैं कि ग्राम स्वराज ला रहे हैं,
ये कुछ किस्से हमने आपको सुनाए। फिर जब दोबारा मिलेंगे मैं आपको और किस्से सुनाऊंगा। शिक्षक हूं, यकीन मानिए कि मेरा पेशा असत्य बेचना या प्रचार करना नहीं है। हम आपको स्रोत भी बता रहे हैं, जिन्हें शंका हो वो स्रोत से पता कर लें, पढ़ लें। अगर मेरी सूचनाओं में कोई उलटफेर हो तो आपको पूरा हक है हमें टोकने का, रोकने का।